वेलकम एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग इसमें जो है सम, सम, सम उपसर्ग का उपयोग इन शब्दों में तरह, पूर्णता, संयोग, संयोग या साथ के अर्थ में क्या होता है? के अर्थ में होता है। उदाहरण के लिए संगम, तो संगम सम प्लस गम, इसका अर्थ होता है चलना या मिलना। संवाद, सम प्लस वाद, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह बात करना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर जो होगा वो सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? ऑप्शन 1 है खुशी, सेकंड है उन, सी है गिर, डी है कम। तो इसमें से उर्दू नहीं है, उर्दू का शब्द नहीं है। खुशी, गिर, कम, ये क्या है? उर्दू में आते हैं। उन उपसर्ग जो है वो हिंदी का है, संस्कृत से लिया गया, जिसका अर्थ होता है एक कम। उन का अर्थ एक कम, एक कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है व्यापार, बी है विकल्प, सी है विरासत, डी है विषक। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग वह शब्द अर्थ होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषताएं या परिवर्तन लाते हैं। व्यापार, व्यापार का उपसर्ग क्या होगा? व्यापार का होगा वी प्लस आ प्लस पार। विकल्प का क्या होगा? वी प्लस कल। विरासत जो ये अरबी भाषा का एक मूल शब्द है, तो इसका उपसर्ग नहीं होगा। विषक का होगा वी प्लस ईर्षक। तो इसमें हमसे पूछा है कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो क्या होगा इसमें आंसर? विरासत, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपविराम का उपयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम क्या होता है? हिंदी में उपविराम, 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 कोलन का चिन्ह
होता है, जिसका अर्थ होता है जिसका उपयोग किसी कथन को स्पष्ट करने या उदाहरण उदाहरण देने के लिए किया जाता है। उपविराम कोलन का चिन्ह होता है जिसका उपयोग किसी अर्थ को स्पष्ट करने या उदाहरण देने के लिए किया जाता है। तो इसमें से सही आंसर जो होगा, इसमें मिश्र बिंदु 3 के कॉलम का चिन्ह गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। पहला वाला जो हमारा आंसर है मिश्र बिंदु 3 के, इसमें किस चिन्ह का उपयोग हुआ है? हाइफन। ये कौन सा है? हाइफन। और थर्ड में जो सी ऑप्शन है उसमें किस में हुआ? अर्ध विराम का, अर्ध विराम का उपयोग हुआ है। और डी में जो हुआ है हमारा हाइफन और कोलन का उपयोग हुआ है। तो हमारा सही आंसर जो होगा उपविराम कोलन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रिता तो ये संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है अर्धविराम, बी है संयोजक चिन्ह, तीसरा है कोष्टक, फोर्थ है उपविराम। अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम का उपयोग दो मुख्य उप वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका उपयोग मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो अर्धविराम होगा। योजक चिन्ह क्या होता है? ये दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। ये द्वंद्व समास जैसे माता पिता या माता पिता या रात दिन या तुलनात्मक शब्दों के बीच जैसे सा, सी, से, ये ये विरोधत का भाव प्रकट करने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। कोष्टक क्या करता है? ये किसी शब्द के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। उपविराम का उपयोग क्या होता है? उपविराम का उपयोग आमतौर पर किसी विषय के बारे में आगे विस्तार से बताना या उदाहरण देने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रोकना? ए ए जो है ये है अल्पविराम, अल्प विराम। इसका अर्थ होता है आधा रोकना या थोड़ी देर तक रोकना। बी जो है वो अर्धविराम, अर्धविराम। अर्धविराम का अर्थ होता है अल्प विराम में अधिक या पूर्ण विराम से कम रोकना। इसका उपयोग जब किया जाता है जब दो स्वतंत्र उपवाक्य में किसी योजक शब्द के जोड़ते हैं। सी है हमारा पूर्ण विराम। फोर्थ है हमारा विस्मयादि बोध, बोधक चिन्ह।
इसका उपयोग शोक या घृणा या भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा अल्पविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्हों को सम्मिलित नहीं करते हैं? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, बी है अल्पविराम, सी है योजक चिन्ह, डी है बोधक चिन्ह। तो इसका आंसर जो होगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में श्रेय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में क्रम में श्रेय का क्रम कै वर्ण के बाद आता है और श्रेय जो ये संयुक्त व्यंजन है जो कै प्लस श्रेय से बनता है कक्ष। तो इसका आंसर जो होगा वो कै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पै वर्ण का उच्चारण स्थल्य स्थल्य क्या है? तो पै जब हम पै का उच्चारण करते हैं तो पै पै जो उच्चारण कर रहे हैं ओष्ठ हमारे मिल रहे हैं जब पै का उच्चारण कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है का शब्द का उपयोग कब करते हैं? ऑप्शन वन है बार बार एक ही बात के लिए, छूटे हुए अंश के लिए या वाक्य के बीच विराम लेने पर या शोक प्रकट करने पर। का चिन्ह क्या होता है? और इसे का उपयोग हम कब करते हैं? जब वाक्य में लिखते समय कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है तो तब हम का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी छूटे हुए अंश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के उच्चारण में डैश डैश की सहायता से लिया जाता है रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। ए एक संयुक्त है, एक संयुक्त 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 स्वर है जो ए और ई के मेल से बनता है। तो ए का उच्चारण उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है तालु होता है। तो ए के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों की सहायता से लिया जाता है तो इसका आंसर जो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन वन है जय ए, बी है च टे, सी है ई, डी है ए पे। तो इसमें से पुल्लिंग नहीं है। इसमें आंसर है ई और ई। ये अक्षर जो है ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में त्रि की मात्रा का उपयोग होता है? ऑप्शन है क्रिया, बी है वर्षा, सी है रिपु, डी है वृष्टि। तो इसका आंसर जो होगा वृष्टि। वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। क्रिया में जो हुआ है इसमें रे का पेदन रूप है और वर्षा में जो है वर्षा में रे का रेफ रूप है और रिपु में इसमें रे में ई की
मात्रा का उपयोग हुआ है। तो इसमें आंसर जो होगा वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषता पहचानिए, विशेषण पहचानिए। तो इसका आंसर जो होगा आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक क्या होता है? जब किसी विशेषण किसी वस्तु की आवृत्ति को दर्शाता है, किसे आवर्तीवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चौगुना। चौगुना चौगुना शब्द काम की मात्रा में 4 गुना की आवृत्ति को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। परिणामवाचक क्या होता है? परिणामवाचक होता है या थोड़ा पानी या 2 किलो या चावल। उसमें क्या होता है? परिणामवाचक दर्शाता है। उसमें कोई आपके चौगुना काम के बारे में नहीं बता रहे हैं। संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होते हैं? जब कोई विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकर किसी उसकी ओर संकेत करता है तो उसे कहते हैं संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह किताब है, वह लड़का है, वो फल है, तो क्या है वो संकेतवाचक है। तो इसका आंसर जो होगा आवर्तीवाचक, क्योंकि वो चौगुने काम को दर्शा रहा है, बता रहा है कि वो मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, 4 गुना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे में थोड़ा नमक डालें। इस वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। ऑप्शन ए है संकेतवाचक, बी है पूर्ण संख्यावाचक, सी है प्रतीक बोधकवाचक, डी है अनिश्चित परिणामवाचक। उसने कहा आटे में थोड़ा नमक डालिए। उसने ये तो नहीं कहा कि 2 चम्मच डालना है या 3 चम्मच डालना है। उसने कहा है थोड़ा नमक डालिए, एक निश्चित मात्रा नहीं बताई। उसने बस कहा है थोड़ा सा ही डालना। ऐसे नहीं कहा है कि 1 चम्मच डालनी है या आधा चम्मच डालनी है। तो वो क्या होगा? अनिश्चित परिणामवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? ए है सीता गाती है, मोहन सोता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम खेलता है। अकर्मक क्रिया होती क्या है? अकर्मक क्रिया में कर्म का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव सीधा नहीं पड़ता है। तो सीता क्या करती है? गाती है। सीता गाती है तो उसमें क्या है? कर्म कर रही है ना, कर्म का प्रभाव पड़ रहा है उसपे, तो वो क्या अकर्मक है। मोहन सोता है, वो कर्म कर रहा है ना, अपना सो रहा है। और राम खेलता है, वो भी क्या है? अकर्मक। तो इस वजह से अकर्मक का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें राम क्या है? क्रिया। क्रिकेट खेलता है तो कर्म है। तो इसका आंसर जो होगा राम क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45-25 किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए है अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, कर्मवाचक या समुदायवाचक। तो 42-25 जो उदाहरण है वो समुदायवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को कौन सी धातु कहलाते हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को क्या कहते हैं? साधित सकर्मक धातु कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप होता है। प्रत्यय जोड़कर सकर्मक बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा एक। साधित सकर्मक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनाता है उसका नाम बोधक क्रिया कहते हैं। बी है जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियात्मक संज्ञा कहलाती है। सी है जब कर्म एक क्रिया समाप्त कर किसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्णकालिक कहलाती है। डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। घास फूस में कौन सा समाज है? द्वंद्व समाज। इसका आंसर जो होगा वो द्वंद्व समाज। घास फूस में द्वंद्व समाज है, क्योंकि इस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। जब इसका विग्रह किया जाता है तो उसमें बीच में मैं या आ जिसमें संयुक्त शब्द का उपयोग होता है। जैसे घास
और फूस, घास फूस, और का शब्द हुआ है तो वो होता है धुंध समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागना मूल रूप किस क्रिया का प्रथम प्रेरणात्मक रूप क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जागना। प्रेरणात्मक रूप क्या होता है? जिसमें स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जागने का अर्थ होता है स्वयं जागृत होना। का अर्थ स्वयं जागृत होना। और जागने का अर्थ क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति को नींद से उठाना। ये जगाने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मूल धातु, बी है नाम धातु, सी है संयुक्त क्रिया, डी है द्विकर्म धातु। मूल धातु क्या होती है? मूल धातु क्रिया का मूल रूप होता है जिसमें प्रत्यय नहीं जुड़ता है, जैसे पढ़ना या लिखना, पढ़ना या लिखना। नाम धातु क्या होता है? ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण रूप से प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें कहते हैं नाम धातु। जैसे अपना, अपना क्या होगा? अपनाना, अपनाना, अपनाना। या चीखना, चीखना का क्या होगा? चीखना, चिकनाना। इसका अर्थ होगा चिकनाना। संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक धातु क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिनके दो कर्म होते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसके दो कर्म होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी, नाम धातु। नाम धातु किन्हें कहते हैं? नाम धातु ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा व सर्वनाम और विशेषण शब्द के प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनफटा किस समाज भेद का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, बहुरी। इसका अर्थ होता है जब कोई सामासिक पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष शब्द के अर्थ को प्रकट करता है तो क्या बहुरी समाज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तुलसी कृति शब्द का समाज विग्रह करने पर कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसी कृति शब्द का समाज विग्रह, तुलसी कृति समाज विग्रह तुलसी द्वारा कृति होता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसकी विभक्ति जो होगी हमारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा में कौन सा समाज है? मातृभाषा का समाज विग्रह होता है मात को मानने वाला, माता को मानने वाला, जिसमें विग्रह में का और को विभक्ति चिन्ह का उपयोग होता है। इसमें
विग्रह में का और को विभक्ति चिन्ह का उपयोग होता है। जिस समाज में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं। तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप सभी को समझ में आ रहा है कमेंट में मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मात्रा ज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो होगा मात्रा प्लस आज्ञा। आज्ञा, उसका फर्स्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन अभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो नैन प्लस अभिराम। नैन का अर्थ होता है आंखें और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अभिराम का अर्थ सुंदर या मोहन, मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संभावना शब्द में समाज है तो इसका आंसर होगा क्रमधारय। संभावना शब्द में क्रमधारय समाज है। क्रमधारय समाज में एक पद विशेषण और दूसरे पद विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? पहला है हरि प्लस वाली, तो ये क्या है? असंगत। अभि प्लस यान, ये है यंद संधि। उप प्लस हरि, क्या है? उपहार, ये है सहयोग। पत्थर प्लस इला, ये कौन सी संधि है? ये है तृतीय प्रत्यय, तो इसका आंसर होगा हरि प्लस वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्घाटन की संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर होगा उत प्लस घाटन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निरय का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो इसमें से नी प्लस इहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्प आयु में से कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है वायु, बी है यु, या अल्प, या आयु। तो इसका आंसर होगा आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से पांड्यता युक्ति में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से तंत्रालु में प्रत्यय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आलू। आलू प्रत्यय है। तंत्र का मूल शब्द है जिसका अर्थ नींद या आलस, आलसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में विदेशी भाषा में आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? आगत उपसर्ग। आंसर होगा इसका आगत उपसर्ग। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं में आए उपसर्ग को आगत उपसर्ग कहते हैं, जैसे आए हुए या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग हिंदी के मूल शब्दों व संस्कृत के तत्सम शब्दों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, खिलौना शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? रक्तदान हेतु सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर जो होगा खेलना प्लस ओढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र
उत्तरी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे बड़ी नदी गंगा वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रविशेषण। फोर्थ आंसर, इसका अर्थ होता है जो विशेषण और विशेषता बताता है। इस वाक्य में चौड़ा और शब्द विशेषण है और सबसे इसमें विशेषण की मात्रा या कोटि बता रहा है, तो प्रविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? राम, इसका आंसर होगा राम, क्योंकि राम की वो विशेषता बता रहे हैं, वो बहादुर है, विशेष ये बता रहे हैं। आज के क्वेश्चन समाप्त हुए और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट में बताना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।